नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशनल पर। दोस्तों, जैसा कि वक्त हुआ है रात के 11 बजे और ये हमारा समय होता है जियोग्राफी सीरीज़ के वीडियो का। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर भारतीय इतिहास और ज्योग्राफी का मैं यहाँ पर ऑलरेडी आपको वीडियो सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि घटनाचक्र पूर्वालोकन के क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन विद व्याख्या के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो सीरीज को आप लोग जरूर देखें। इतिहास का आपको सुबह के समय मिलता है, सुबह 11 बजे, और शाम के 11 बजे आपको, यानी कि रात के 11 बजे आपको ज्योग्राफी की सीरीज यहाँ पर मिलती है। और ये मैं तब तक चलाऊँगा जब तक कि पूरी की पूरी घटनाचक्र के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर जैसा कि आप सब लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में जो हिम रेखा है ये किसके किसके बीच होती है? हिम रेखा, यानी कि हिम रेखा एक ऐसी यहाँ पर मान सकते हैं रेखा होती है जो क्या करती है। हिम रेखा यहाँ पर हम मानते हैं कि एक ऐसी तरह की रेखा होती है जो जहाँ जिस रेखा के ऊपर बर्फ़ जमी हुई होती है। तो हिमालय में हिम रेखा की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, 4300 से 6 मीटर पूर्व में। देखिए, हिमालय में औसत हिम रेखा की ऊंचाइयाँ उत्तरी भाग पर 5500 से लेकर 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की जो औसत हिम रेखा है वो 5800 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो इनमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। विकल्प में दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, 76.64 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा हिमनद है वो आपका है गंगोत्री। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाइयाँ इस प्रकार हैं, गंगोत्री जो कि 26 किलोमीटर है, रुंडुन हिमनद जो कि 19 किलोमीटर है, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर, केदारनाथ हिमनद 14 किलोमीटर। अतः यहाँ पर उत्तर सही आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो अगर इनमें हम देखें सबसे विशालतम हिमनद की अगर बात करते हैं तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। देखिए, ससाई काराकोरम श्रेणी पर है, 17.85 किलोमीटर है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, 26 किलोमीटर। जेमू सिक्किम नेपाल में है आपका 25 किलोमीटर और सियाचिन काराकोरम में है जो कि आप 76.68 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्रुवों के अतिरिक्त दूसरा सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन है तथा इसी दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडचेंको ग्लेशियर जो कि पामीर क्षेत्र में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति है। तो हिमालय की जो हिमनदों की पिघलने की गति है ये सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व में अन्य भागों की हिमनदों के समान है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन आपका हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे अधिक है। हिमालय की हिमनदों के पिघलने की गति जो है ये सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो आंसर इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलान। मिलान हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से शारदा नदी यानी कि काली गंगा का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर पठार टॉपिक चल रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टेशियन युग में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। देखिए, कार्बोनीफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिस्टेशियन युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का जो पठार है ये किसका भाग है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा प्रायद्वीपीय खंड का। मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए। तो ये प्रायद्वीपीय पर्वत कब निर्मित हुए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेलियोजोइक महाकल्प में, ठीक है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का जो निर्माण है ये पेलियोजोइक कल्प से संबंधित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है?
तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण। देखिए, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिकी संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्रगंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है या एक संप्राय भूमि है। तो आपको बताना है इसमें से कि छोटा नागपुर इसमें से कौन सी चीज़ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र पर आपको विचार करना है। यहाँ पर कुछ देखिए दिए गए हैं, ABCD द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हैं। देखो यहाँ पर कुछ स्थान दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है ये कौन कौन से स्थान हो सकते हैं। तो आप मानचित्र को देखकर इनका आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपको सही आंसर आपको बताना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए उपयुक्त में अगर देखें तो ये जो है ये नर्मदा तापी रिफ्ट घाटी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ मैदान है, फिर है सी आपका छोटा नागपुर और डी है पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य क्षेत्र श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्मित की जाती है। नेक्स्ट है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, कोरापुट और हांडी जिला, छत्तीसगढ़, बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश, पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिलों में के 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है ये आपको बताना है। तो जो दंडकारण्य है ये आपका मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल नापा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई तट से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो भारत के जो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है ये आपका तट से 12 समुद्री मील तक, ठीक है, 12 समुद्री मील तक। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है और एक समुद्री मील आपको पता होना चाहिए 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 7500 किलोमीटर। वैसे है ये 7516.6 एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इतना है, तो लगभग इतनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की तट रेखा है क्या है? ये तट रेखा आपको यहाँ पर बताया गया। तो भारत की जो मुख्य भूमि की तट रेखा यहाँ पर हो सकती है तो ये आपकी 6100 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है, मुख्य भूमि की तट रेखा। और अगर पूरा तट रेखा यानी तट रेखा का मतलब अगर उसमें हम द्वीपों को भी शामिल कर लेते हैं तो वो 7516 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारत की तट रेखा पूछा है, इसमें आंसर थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा ये है आपकी मुख्य भूमि, ठीक है। अगर भारत की पूरी तट रेखा है तो वो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो ये आपको बताना है भारत के कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। देख तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। तो ये किसके लिए सूचक था? तो ये आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का, ठीक है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। इस आधार पर अभिष्ट उत्तर यहाँ पर क्या होगा? सी हो जाएगा। सर्वाधिक तटीय अपरदन कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक जो तटीय अपरदन होता है ये लहरों से होता है, ठीक है।
तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आज का यहाँ पर वीडियो सेशन था और इसी तरह से आगे हम पूर्वी एवं पश्चिमी घाट से संबंधित वीडियोस पढ़ेंगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। और अगर आपने ये नहीं देखी तो इसके पिछले वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ में आधुनिक भारत का इतिहास की भी सीरीज चल रही है, जिसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।